नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। वैसे आज स्वागत जैसा कुछ है नहीं। आज हम आपके सामने एयर इंडिया के विमान हादसे की एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो ना तो मुझे बताने में अच्छी लगेगी और ना ही आपको सुनने में अच्छी लगेगी। लेकिन ये खबर आपको बताऊं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इस हादसे के बाद मन में क्या विचार आते हैं। आपके मन में भी शायद ये विचार आज आ रहे होंगे। आज हमें एक बार फिर से याद दिलाया गया है कि जीवन कितना अनिश्चित है। आप छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम जाते हैं, वहां आतंकवादी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आप बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने जाते हैं और वहां भगदड़ आपकी जान ले सकती है। आप अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं और हवाई जहाज आकर आपके ऊपर गिर जाता है और आप काम या छुट्टी के लिए हवाई यात्रा पर निकलते हैं और आपका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यानी मृत्यु कभी भी आपकी जीवन रेखा को काट सकती है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस विमान दुर्घटना के हर पहलू के बारे में बताएं। ये एक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान था। ड्रीमलाइनर का मतलब होता है सपनों का विमान, लेकिन आज इस ड्रीमलाइनर ने सैकड़ों परिवारों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। आज हम एयर इंडिया से भी सवाल करेंगे और बोइंग से भी सवाल पूछेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना आधुनिक विमान जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड इतना शानदार रहा हो, वो टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों में, बल्कि सिर्फ 59 सेकंड में क्रैश कैसे हो सकता है, ये बात आज किसी को समझ नहीं आ रही। तो आज ये पूरी गुत्थी हम आपके सामने सुलझाने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ कैसे। यकीन नहीं होता। लेकिन सबसे पहले इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो आया है। एक कैमरा जो एयरपोर्ट के रनवे के पास लगा हुआ था, उसका वीडियो हमारे पास आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे एयर इंडिया का यह विमान सिर्फ 59 सेकंड में रनवे से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, और ये पहली बार है जब इस तरह का वीडियो आया है जिसमें टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, टेक ऑफ से लेकर क्रैश सब कुछ 59 सेकंड के अंदर हो गया है। 1 मिनट से भी कम में टेक ऑफ हुआ है और क्रैश भी हो गया है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देखें, ये 59 सेकंड का वीडियो हमने आपको दिखाया है। जो खास बात इसमें नजर आती है वो ये है, टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ नॉर्मल है, लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ ही समय के बाद विमान की पावर जो होती है इंजन की, वो खत्म हो जाती है और विमान ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे विमान के इंजन से पावर खत्म हो गई है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अब इस विमान को ऊपर ले जा सके। और उसके बाद आप देखिए, एक कुछ 200, 300, 400 फीट तक ऊपर जाने के बाद ये विमान वापस नीचे आने लगा। ऐसा लगता है जैसे इस विमान के इंजन की जो शक्ति है वो एकदम से खत्म हो गई। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल है कि यह दुर्घटना आखिर हुई कैसे। जो विमान आज तक किसी देश में कभी क्रैश नहीं हुआ, ये जो ड्रीमलाइनर है 787, ये पहली बार है जब बोइंग ड्रीमलाइनर 787 क्रैश हुआ है। इससे पहले कभी पूरी दुनिया में यह विमान कहीं क्रैश नहीं हुआ। जिस विमान को दुनिया का सबसे सुरक्षित यात्री विमानों में से एक माना जाता था, जिस विमान से दुनिया के 100 करोड़ लोगों ने अभी तक हवाई यात्रा की है और उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, जिस विमान के सेफ्टी रिकॉर्ड की मिसालें दी जाती हैं कि यह विमान कभी क्रैश नहीं हुआ आज तक,
ये विमान खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। और जिस विमान के लिए यह कहा जाता था कि इसका अगर एक इंजन भी फेल हो जाए तो दूसरा इंजन विमान को संभालने में पूरी तरह सक्षम है, अगर इंजन फेल हो जाए तब भी यह विमान काफी देर तक अपने आप को संभाल सकता है, जिसके सिस्टम अगर फेल हो जाएं तो भी वो विमान अपने आप को संभाल सकता है, वो विमान जो आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ, वो आज अहमदाबाद में कैसे क्रैश हो गया, ये सवाल सबके दिमाग में है, जवाब किसी के पास नहीं। ऐसा कैसे हुआ कि टेक ऑफ के बाद विमान के दोनों ही इंजन उसे बचा नहीं पाए? मान सकते हैं कि इंजन फेल हुआ होगा, लेकिन 59 सेकंड में दोनों इंजन फेल हो गए। 59 सेकंड में ऐसी कौन सी चीज हो गई कि इतनी बड़ी खराबी इस प्लेन में आ गई कि विमान बच नहीं पाया? इतना आधुनिक विमान जिसमें एक से एक फीचर्स हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं आए और इतने सारे लोगों की जान चली गई सिर्फ 59 सेकंड के अंदर। इस बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है कि यह घटना सिर्फ एक टेक्निकल फेल्योर के कारण हुई होगी। इस घटना में ऐसा बहुत कुछ दिखता है जो इसे बहुत असामान्य और संदिग्ध बनाता है। पहली बात, जो विमान आज तक क्रैश नहीं हुआ वो हवा में 1 मिनट भी रुक नहीं पाया और टेक ऑफ के बाद इसे जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था उस ऊंचाई तक ये नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात, ये सिर्फ 425 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद ही नीचे आने लगा और क्रैश हो गया। तीसरी बात, ऐसा कभी नहीं होता कि टेक ऑफ के बाद विमान के लैंडिंग गियर यानी नीचे जो पहिए लगे होते हैं वो बंद ना हो, लेकिन इस घटना में लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद बंद नहीं किए गए थे। लैंडिंग गियर यानी पहिए विमान के अंदर नहीं गए थे, बाहर ही थे। चौथी बात, इस फ्लाइट को लंदन के लिए नॉन स्टॉप उड़ना था, इसलिए इसमें 1,20,000 लीटर से ज्यादा ईंधन था, जिससे दुर्घटना के दौरान इस विमान में जबरदस्त विस्फोट हुआ, बहुत बड़ी आग लगी जो आपने देखा होगा। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि इसके अंदर लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन था, क्योंकि यह 10 घंटे की लंबी फ्लाइट पर जा रहा था। इसका जो टैंक था वो फ्यूल से भरा हुआ था उस समय, और इसीलिए जैसे ही ये विमान नीचे गिरा आपने देखा कितनी जबरदस्त आग चारों तरफ फैल गई। वो इस ईंधन की वजह से थी। 1,20,000 लीटर ईंधन जो इसके अंदर था उसकी वजह से भी ये विमान कुछ ही देर में राख हो गया। और पांचवी बात, यह घटना किसी घरेलू फ्लाइट के साथ नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ हुई है, जिसमें भारत के साथ ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के नागरिक भी इस विमान में सफर कर रहे थे। और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी लंदन जा रहे थे और उनका भी इस दुर्घटना में निधन हो गया। सोचिए, क्या आपको ये सारी बातें असामान्य नहीं लगती? और आपको ऐसा नहीं लगता कि इस घटना में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो अभी मिसिंग है? कुछ तो चीज है जो अभी हमें समझ नहीं आ रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, और इसे लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं धुआं भर गया, लोग यहाँ से भगदड़ मची। वो हमारा भाई है, भाई की बेबी है, भतीजी है मेरी। अभी उनका कोई पता चल पाया? अब नहीं, कुछ भी नहीं। कहते हैं जीवन क्षण भंगुर है, यानी क्षण में खत्म होने वाला है और मौत निश्चित है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन इस जीवन और मौत के बीच एक और चीज है जिसे इंसान शायद कभी डिकोड नहीं कर पाएगा, और वो है भगवान का चमत्कार। एयर इंडिया का जो विमान इस दुर्घटना के बाद एक मलबे में, राख में तब्दील हो गया, उस दुर्घटना में भी एक यात्री ऐसा था जो मौत से हाथ मिलाकर वापस आ गया, और इस यात्री का नाम है रमेश विश्वास कुमार। और ये इस फ्लाइट में
11A नंबर की सीट पर बैठा था, जो कॉकपिट की तरफ आगे की तरफ होती है। कहते हैं विमान में आगे की सीटों पर बैठने वाले यात्रियों की जान को पीछे बैठे लोगों से ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि विमान जब क्रैश होता है तो वो आगे से ही किसी चीज से टकराता है। लेकिन इस क्रैश में ये यात्री आगे बैठकर भी बच गया और अब ये हमारे बीच मौजूद है और ये यात्री जिंदा है। अभी तक इस पूरे हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति है जो जिंदा बचा है, ये उसकी टिकट है, शायद ये लकी टिकट है। 11A उसका सीट नंबर था। और ये तो सच है कि मौत को टाला नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि ये देखिए, और रमेश विश्वास कुमार 11A सीट नंबर, और इनकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं। आप देखिए, ये देखिए, अब ये चमत्कार भी देखिए। ये कोई चमत्कार है, क्योंकि मौत को टाला नहीं जा सकता, ये तो हमने सुना है, लेकिन ये भी सच है कि जब तक आपका जीवन लिखा है तब तक आपसे आपकी सांसें कोई छीन नहीं सकता। और आज रमेश को देखकर ये बात सही लगती है कि किस्मत भी कोई चीज़ होती है। और आप देखिए, इस हादसे में रमेश मामूली चोटों के साथ जिंदा बचकर आ गए। ये एक चमत्कार नहीं तो और क्या है। और आप ये भी देखिए, जो हमने आपको वीडियो दिखाया था 59 सेकंड का वीडियो था, यानी टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक 59 सेकंड का ये सफर था। रमेश के पास सिर्फ 30 सेकंड रहे होंगे बचने के। रमेश को 30 सेकंड के आसपास इतना समय मिला था कि वो क्या करे, कहां से निकले, किस इमरजेंसी एग्जिट से निकलकर वो अपनी जान बचा सकते हैं। और 30 सेकंड में उन्होंने ये फैसला किया होगा कि वो कैसे इस हादसे से बच सकते हैं, और बहुत ही मामूली चोटों के साथ रमेश इस हादसे से बच गए। ये है चमत्कार। चमत्कार तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन ऐसा चमत्कार सबके साथ नहीं हुआ, ऐसी किस्मत सबकी नहीं थी। और इस घटना में ऐसी न जाने कितनी कहानियां दबी हुई हैं जो दर्द और पीड़ा से भरी हुई हैं। इस दुर्घटना में ब्रिटेन के जिन नागरिकों की मौत हुई, उनमें से 2 नागरिकों ने इस घटना से ठीक पहले इसी एयरपोर्ट पर एक वीडियो बनाया, फ्लाइट में बैठने से पहले, और इसमें उन्होंने कहा था गुड बाय इंडिया, यानी अलविदा भारत। और इन लोगों को ये उम्मीद थी कि वो कुछ ही घंटों में लंदन पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और आज ये दोनों ही हमारे बीच हैं, हमारे बीच नहीं हैं, और इन्होंने जो गुड बाय कहा वो इनके जीवन का आखिरी गुड बाय साबित हुआ। Just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank 10-hour flight back to England. Going back happily, happily, happily calm. We are in the airport. Just boarding. Goodbye, India. ये दुर्घटना एयर इंडिया की जिस फ्लाइट की हुई है उसका नाम था AI-171। ये गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए आज दोपहर 1:38 पर रवाना हुई थी। नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, जिसे आज रात करीब 11 बजे लंदन पहुंचना था। इसमें कुल मिलाकर 242 लोग मौजूद थे, जिनमें 230 यात्री थे और 12 लोगों का क्रू था, जिसमें 2 पायलट भी शामिल हैं। यहां आपको इस बात पर खास ध्यान देना होगा कि ये एक नॉन स्टॉप फ्लाइट थी और इसमें फ्यूल यानी ईंधन पूरा भरा हुआ था, और इसकी अनुमानित जो मात्रा है ईंधन की वो थी 1,20,000 लीटर के आसपास। इतना ईंधन
इस विमान में मौजूद था। सोचिए, अगर किसी स्थान पर 1,20,000 लीटर पेट्रोल, डीजल या ईंधन कहीं पर रखा हो और वहां पर जरा सी चिंगारी अगर भड़क जाए तो उस जगह पर कितना बड़ा विस्फोट होगा, जरा अंदाजा लगाइए। और इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ। विमान को बिना रुके लंदन तक जाना था और इसका फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरा हुआ था। इसलिए विमान के क्रैश होने के बाद इसमें बाकी दुर्घटनाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा धमाका हुआ और जिस हॉस्टल की बिल्डिंग से ये विमान टकराया वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जल गई। ये एयरपोर्ट के पास मौजूद एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था जिसका नाम है बीजे मेडिकल कॉलेज, और इस हॉस्टल में ट्रेनी डॉक्टर्स रहते थे। और एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि टेक ऑफ के बाद यह फ्लाइट इसी हॉस्टल की बिल्डिंग के साथ क्रैश हो गई। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो इनमें आपको इस विमान का नोज कॉन बिल्डिंग के ढांचे में धंसा हुआ नजर आएगा। यहां आपको बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर यह विमान रनवे से उड़ान भर चुका था तो यह एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल पर मौजूद इस हॉस्टल में आखिर कैसे क्रैश हो गया। तो ये वो इमारत है जिसके ऊपर यह विमान गिरा है। विमान के कुछ हिस्से आप इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए भी देख पाएंगे। यहां आपको यह समझना होगा कि रनवे से उड़ान भरने के बाद जिस हाइट या ऊंचाई पर इस विमान को होना चाहिए था, उस ऊंचाई पर यह विमान पहुंच ही नहीं पाया। टेक ऑफ के बाद यह विमान अधिकतम 425 फीट ऊपर ही पहुंच पाया। इसकी जो ऊंचाई थी वो 425 फीट के आसपास थी और यह ऊंचाई 2 कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर है या उससे भी कम है। 2 कुतुब मीनारों की हाइट से भी कम है और ऐसी आशंका है कि 425 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसमें कोई टेक्निकल खराबी आई और टेक ऑफ के सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर यह विमान क्रैश हो गया। इससे यह पता चलता है कि यह विमान उड़ान के दौरान नहीं बल्कि टेक ऑफ के दौरान ही क्रैश हुआ है। ऊपर तो यह पहुंच ही नहीं पाया, यह ठीक से टेक ऑफ नहीं कर पाया और इससे पहले कि ठीक टेक ऑफ होता यह विमान गिर गया। आज एआई की मदद से एक हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। पहले आप ये वीडियो देखिए जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्रैश कैसे हुआ होगा। ये देखिए। Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Mayday! Can you read me? Over. This isn't an emergency. Can you read me? Mayday! Can you read me? Over. ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है, सिर्फ इसलिए हमने बनाया है सांकेतिक वीडियो ताकि आपको समझ में आ सके कि विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और सिर्फ 425 फीट की ऊंचाई तक ये जा पाया, उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो गया। एक और बात महत्वपूर्ण है, वो ये कि टेक ऑफ के सिर्फ 5 से 20 सेकंड के बीच ही इस विमान का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल ड्रॉप हो गया था। ट्रांसपॉन्डर सिग्नल विमान में लगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो उसकी लोकेशन, उसकी ऊंचाई और उसकी स्पीड जैसा डेटा और दूसरी तमाम फ्लाइट जानकारियां एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है। लेकिन ये कनेक्शन टूट गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जब ये विमान रनवे से उड़ान भरने वाला था तभी इसमें कोई गड़बड़ी मौजूद थी, कोई खराबी इसमें हो चुकी थी जिससे ये मामला लापरवाही का भी हो सकता है। इसके अलावा इस फ्लाइट के क्रैश होने से पहले इसके पायलट ने एक इमरजेंसी सिग्नल दिया जिसमें उन्होंने 3 बार मेडे 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 कहा था। यह फ्रेंच भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है आपातकालीन स्थिति में मदद मांगना और यह संकेत देना कि फ्लाइट क्रैश होने की स्थिति में आ गई है। जब कोई पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहता है मेडे, 3 बार मेडे 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 कहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि पायलट ये मान चुका है कि अब ये विमान क्रैश होने वाला है। और ये बिल्कुल जो एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है, जो बिल्कुल विमान के क्रैश होने की स्थिति आ जाती है, तब पायलट के पास ये आखिरी मदद मांगने का मौका होता है। उसने मदद मांगी लेकिन समय नहीं था और कुछ ही सेकंड में ये विमान क्रैश हो गया। कोई मदद करता भी
तो उसमें भी कुछ समय लगता, ना तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास इतना भी समय मिला उन्हें कि वो कुछ रिएक्ट भी कर पाते, इससे पहले कि वो ठीक से सुन पाते, ये विमान क्रैश कर गया। और ये जो अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, आप देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। इस तरह की घटनाओं में खराब मौसम को कई बार दोषी मान लिया जाता है। तो अभी आपको हम ये बताते हैं कि मौसम आज कैसा था। तो आप देखिए, खराब मौसम आज बिल्कुल नहीं था। इस मामले में मौसम आज बिल्कुल साफ था और विजिबिलिटी की कोई समस्या नहीं थी। विजिबिलिटी लगभग 6 किलोमीटर की थी। तापमान था 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। समय दोपहर का था। तेज धूप के कारण आसमान भी पूरी तरह साफ था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मौसम की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसमें यह मौसम किसी भी फ्लाइट के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल माना जाता है और इस दौरान मौसम की वजह से तो यह हादसा नहीं हो सकता, यानी मौसम बिल्कुल साफ था। इस घटना का बड़ा कारण यही हो सकता है कि टेक ऑफ के दौरान विमान में कोई टेक्निकल फेलियर हुआ हो, और ये फॉल्ट जो है ये कैसे हुआ, अब ये बड़ा सवाल है। अगर ये विमान टेक ऑफ करने के बाद हवा में क्रैश होता तो ये माना जा सकता था कि यात्रा के दौरान विमान में कोई गड़बड़ी आ गई होगी फ्लाइट के बीच में। लेकिन क्योंकि इस मामले में रनवे से टेक ऑफ करते वक्त ही इसका ट्रांसपोंडर सिग्नल ड्रॉप हो गया और 59 सेकंड में तो टेक ऑफ से लेकर और क्रैश तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस बात की आशंका ज्यादा है कि टेक ऑफ से पहले ही विमान में कोई गड़बड़ी आ चुकी थी, जिसकी ठीक से जांच नहीं की गई। हालांकि अहमदाबाद की एयरपोर्ट अथॉरिटी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अब तक इन कारणों की पुष्टि नहीं की है और उनकी तरफ से यही कहा गया है कि अभी इसकी जांच की जाएगी। इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी एक दिन में जांच होती भी नहीं है, लंबा समय लगता है। जब जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ। असल में दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश होता है, उसमें सबसे बड़ी वजह यह मानी जाती है कि उड़ान भरने से पहले उस विमान की सही तरीके से जांच नहीं की गई। इस प्रक्रिया को प्री फ्लाइट चेक कहते हैं, जिसमें पहला पड़ाव डेली मेंटेनेंस चेक का होता है। इसमें उड़ान से पहले इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ विमान की पूरी तरह से जांच करते हैं। इसमें विमान के फ्यूल सिस्टम से लेकर उसकी लाइट्स, विंग्स, सबको चेक किया जाता है और यह परीक्षण एक बार नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में कई बार होता है। दूसरा पड़ाव होता है वॉक अराउंड इंस्पेक्शन का, जिसमें पायलट या को पायलट खुद विमान के चारों तरफ जाकर हर हिस्से का खुद निरीक्षण करते हैं और इसमें लैंडिंग गियर, विंग्स के कंट्रोल सरफेस, इंजन इनटेक्स, डोर यानी उसके जो दरवाजे हैं विमान के, बाहरी पैनल, सब कुछ चेक किया जाता है। तीसरा पड़ाव होता है कॉकपिट चेक्स। इसमें पायलट और को पायलट मिलकर चेकलिस्ट के अनुसार सभी सिस्टम्स को ऑन करके उनकी जांच करते हैं। पूरे कॉकपिट में जितने भी उनके पास सिस्टम्स हैं सबकी जांच की जाती है और इसमें फ्लाइट कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम, जीपीएस, फ्यूल लेवल, ऑटो पायलट सिस्टम, अलार्म और वार्निंग लाइट्स जैसे जो यंत्र होते हैं उन सब की जांच होती है। और चौथे पड़ाव में विमान का फ्यूल चेक किया जाता है। पांचवें पड़ाव में पायलट या को पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मौसम की जानकारी लेते हैं। मौसम कैसा है, हवा की गति किस ओर है, कितनी है, और इसके बाद फ्लाइट को रनवे पर आने की इजाजत मिलती है। और आखिर में जब विमान रनवे की तरफ बढ़ता है तब ब्रेक्स, स्टीयरिंग और ग्राउंड मूवमेंट सिस्टम की भी जांच की जाती है। और अंत में रनवे पर पहुंचने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से फाइनल टेक ऑफ की परमिशन ली जाती है और इस दौरान विमान में जरा सी भी गड़बड़ी का अगर शक हो जाए तो फिर टेक ऑफ को टाल दिया जाता है। सोचिए, यह विमान उड़ान भरने से पहले इतनी सारी प्रक्रियाओं से, इतनी सारी जांच से गुजरा होगा और बाद में इसने टेक ऑफ किया होगा, लेकिन इसके बावजूद उड़ान भरते ही इसमें खराबी आ गई और यह विमान क्रैश हो गया। आज हमने एक और तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि यह विमान किस लोकेशन पर और कैसे चेक हुआ, कैसे क्रैश हुआ है। देखिए, ये अहमदाबाद का रनवे है एयरपोर्ट का। यहाँ से इस विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के थोड़ी ही देर के बाद, कुछ ही सेकंड में, ये एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर क्रैश हो गया। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि विमान सीधा चला है रनवे की तरफ। रनवे से इसने टेक ऑफ किया है और 425 फीट तक ये ऊंचा गया
इसने 425 फीट की हाइट ली और उसके बाद यह विमान नीचे आना शुरू हो गया और थोड़ी ही दूर आगे जाकर एक हॉस्टल था मेडिकल कॉलेज का और उस इमारत के ऊपर जाकर यह विमान गिर गया। हमारे देश में हवाई यात्रियों से यह कहा जाता है कि उन्हें अपनी फ्लाइट से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। फ्लाइट का भी एक प्री चेक होता है। लेकिन सोचिए, अगर लोग तो 3 घंटे या 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी चेक में लापरवाही के आरोप लगने लगे हैं, तो वो क्या करेंगे? इस मामले में एक आशंका यह भी है कि टेक ऑफ से पहले इस विमान के प्री फ्लाइट चेक की प्रक्रिया में लापरवाही हुई होगी, जिससे इतना बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि हमें अब भी इसमें काफी कुछ मिसिंग लग रहा है। ये कोई घरेलू फ्लाइट नहीं थी। इसके प्री फ्लाइट चेक में ऐसी लापरवाही जो है ना तो घरेलू फ्लाइट में होनी चाहिए और ना ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में होनी चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में और ज्यादा समय लिया जाता है, घरेलू फ्लाइट में भी समय लिया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट है ये ऐसी फ्लाइट थी जिसमें 169 लोग भारत के थे, 53 लोग ब्रिटेन से थे, 7 लोग पुर्तगाल से थे और 1 नागरिक कनाडा का था। बहुत सारे लोग इस बात से भी हैरान हैं कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई और इसके पीछे क्या कोई और कारण भी हो सकता है। असल में इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इस तरह की लापरवाही होने की संभावना ना के बराबर होती है और अगर इनमें भी कोई फ्लाइट नॉन स्टॉप हो तो इसे तो लगभग असंभव सा माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद यह दुर्घटना हुई और आज पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि इस फ्लाइट के जो पायलट और को पायलट्स थे वो बहुत अनुभवी थे। इनमें मुख्य पायलट का नाम था कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। वो एक LTC पायलट थे। LTC का मतलब होता है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, और ये रैंक उन्हीं पायलट्स को मिलती है जो नए पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। इतने सीनियर पायलट थे। जो पायलट इतना अनुभवी था उससे कोई चूक कैसे हो सकती है और कैसे ये विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। दूसरे को पायलट का नाम था क्लाइव कुंदर और वो इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर थे। उनके पास भी 1100 घंटे की उड़ान भरने का अनुभव था, यानी दोनों ही अच्छे खासे अनुभवी पायलट्स थे। रात का समय नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, मौसम बिल्कुल ठीक है। इससे भी बड़ी बात यह कि जो विमान क्रैश हुआ उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। यह अमेरिका की मशहूर कंपनी बोइंग का विमान है और इस विमान को कहते हैं बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित यात्री विमान माना जाता है जो आज तक एक बार भी क्रैश नहीं हुआ। तो सोचिए, यह विमान पहली बार क्रैश हुआ है जब से इस विमान को बनाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है बोइंग द्वारा। यह इसका पहला क्रैश है और वो हुआ है भारत में। इस विमान की पहली उड़ान वर्ष 2009 में हुई थी और वर्ष 2011 में इसे इस्तेमाल करने का फ्लाइंग सर्टिफिकेट मिला था। आज भी दुनिया की 76 एयरलाइंस इस विमान का इस्तेमाल कर रही हैं और इनमें बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं जैसे अमेरिकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस, एयर कनाडा और UAE की एयरलाइन एतिहाद। बोइंग के अनुसार यह विमान इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है और इसमें अब तक 100 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और इस घटना से पहले तक इन 100 करोड़ यात्रियों को इस विमान में सफर करते हुए कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस समय भी बोइंग के पास 948 ड्रीम लाइनर विमानों का ऑर्डर है। 948 ड्रीम लाइनर्स विमानों का ऑर्डर उनके पास रखा हुआ है। आप सोचिए, 948 लगभग 1000 मान सकते हैं। 950 विमानों के ऑर्डर पर यह कंपनी बैठी है जिन्हें आने वाले समय में ये डिलीवर करेंगे और इनमें भी 20 विमान एयर इंडिया ने खरीदे हैं। इस विमान को इसलिए इतना सुरक्षित माना जाता है क्योंकि ये डबल इंजन विमान है। इनमें एक इंजन खराब होने पर भी ये विमान दूसरे इंजन पर आसानी से उड़ान भरता है। ये नॉन स्टॉप 13,530 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसका विंग स्पैन 60 मीटर का है और इसकी लंबाई 57 मीटर है और इसमें एक बार में 248 लोग यात्रा कर सकते हैं और आज भी इसने अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरी थी जिसमें 242 लोग मौजूद थे। इसके अलावा जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एयर इंडिया पुराने ड्रीम लाइनर्स का इस्तेमाल कर रहा है, पुराने विमानों का इस्तेमाल कर रहा था और इस वजह से यह हादसा हुआ, तो वो लोग गलत सोच रहे हैं। एयर इंडिया ने यह विमान वर्ष 2014 में खरीदा था और अभी इसे सिर्फ 11 साल ही हुए थे, जबकि बोइंग कंपनी ये कहती है
कि इस विमान को अधिकतम 50 वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो इस विमान की लाइफ है वो 50 साल है। अभी तो इसको 11 साल ही हुए थे। हालांकि इस विमान को लेकर हाल ही में कुछ सवाल जरूर उठे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पिछले साल बोइंग के ही एक इंजीनियर ने यह दावा किया था कि बोइंग ने अपने इस सीरीज के विमानों को कई जरूरी निरीक्षण उसमें नहीं किए हैं और इसमें सस्ते स्पेयर पार्ट्स को लगाया गया है, जिससे इन विमानों की क्षमता प्रभावित हुई है। इस इंजीनियर ने यह आरोप लगाया था कि बोइंग कंपनी जो है वो कॉस्ट कटिंग कर रही है, खर्चा नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से वो इन विमानों की क्वालिटी पर समझौता कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। और अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी इन आरोपों की जांच भी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस घटना के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो पहली जिम्मेदारी एयर इंडिया की है, जिस पर हमारे देश के लोगों ने भरोसा किया, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को, माता पिता को, रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को इस फ्लाइट में भेजा एयर इंडिया पर पूरा विश्वास करके कि ये सुरक्षित लंदन पहुंचेंगे। इस फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास का एक टिकट 60,000 रुपए का था, बिजनेस क्लास का एक टिकट लगभग 2 लाख रुपए का था। अगर एयर इंडिया लोगों से एक टिकट का इतना पैसा ले रही है तो क्या यह उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। इसलिए आज बड़ा सवाल एयर इंडिया से पूछा जाना चाहिए। एयर इंडिया का नाम इसमें जरूर खराब होगा, एयर इंडिया की बदनामी जरूर होगी और जितने परिवार इस हादसे में बर्बाद हुए हैं वो सारे परिवार आज इंतजार कर रहे हैं कि एयर इंडिया उन्हें क्या बताता है कि यह दुर्घटना कैसे हुई। तो पहली जिम्मेदारी एयर इंडिया की बनती है। ये सारे लोग एयर इंडिया पर विश्वास करके इस फ्लाइट में जा रहे थे। दूसरी जिम्मेदारी बनती है बोइंग कंपनी की, जिसने इस विमान को बनाया था। यानी एक कंपनी जो इस विमान का संचालन कर रही है और दूसरी कंपनी जिसने इस विमान का निर्माण किया है। बोइंग कहती है कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान है और वो इसे 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेचती है। एक विमान की कीमत 2000 करोड़ से भी ज्यादा की है। लेकिन अगर इस घटना में उसके विमान के दोनों इंजन फेल हो गए और दावे के मुताबिक टेक ऑफ के बाद विमान के लैंडिंग गियर भी जो है अंदर नहीं गए, तो इसके लिए बोइंग को सामने आकर अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और हर सवाल का जवाब बोइंग को देना पड़ेगा। आज भी इस घटना के बाद बोइंग के शेयर्स 8% गिर गए हैं और बोइंग को भारी नुकसान हुआ है। इस कंपनी का कहना है कि वो एयर इंडिया के संपर्क में है और हर प्रकार की सहायता के लिए बोइंग तैयार है और बोइंग ने घटना पर गहरा दुख जताया है। लेकिन दुख तो आपने जता दिया, अगर बोइंग के विमान में ही कोई गड़बड़ी निकलती है तो क्या बोइंग की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी? आज ये बड़ा सवाल है। दुख तो एयर इंडिया ने भी जता दिया और बोइंग ने भी जता दिया। एयर इंडिया ने कहा कि हम कॉम्पनसेशन के तौर पर 1-1 करोड़ रुपया देंगे जिन लोगों की जान चली गई। लेकिन आप सोचिए उन परिवारों पर आज क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को इस दुर्घटना में खो दिया। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस घटना के पीछे एक थ्योरी ये भी चल रही है कि इसमें बोइंग के विमान में ही कोई गड़बड़ी हुई होगी और असल में विमान के नीचे जो पहिए होते हैं उन्हें लैंडिंग गियर कहते हैं और जब विमान रनवे से उड़ान भरने के बाद सिर्फ 30 से 50 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो ये लैंडिंग गियर अपने आप अंदर चले जाते हैं, यानी ये पहिए बंद हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि इसके कारण विमान के पायलट ने विंग्स की फ्लैप पोजीशन को जल्दी बदल दिया हो, जिससे विमान अपना बैलेंस खो बैठा हो और 1 ही मिनट के अंदर क्रैश हो गया। एक और थ्योरी यह है कि यह क्रैश बर्ड हिट के कारण भी हो सकता है, क्योंकि पक्षी के टकराने से भी विमान का इंजन कई बार फेल होता है। हालांकि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। एक्सपर्ट से हमने बात की है, थ्योरीज बहुत सारी चल रही हैं, हम भी आपको वो सब बात बता रहे हैं जो अपुष्ट हैं, लोग जो बता रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं अब आप वो सुनिए। विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है, अगर हम इसको 2 भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल के इंजन के मैल फंक्शन। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो।
दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था, दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ ख़त्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज़ वेरी रेयर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहाँ पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज़्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज़ के दोनों इंजन को एक साथ ख़त्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अभी खबर यह है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब यह है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नज़र आया और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है। तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है। पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो सीवीआर और एफडीआर ही बताएगा। एफडीआर विल से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि खबर यह है कि जहाज़ 600 फीट तक ऊपर गया था, तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे। और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था? ये सब दीज आर जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेदर, हॉट टेम्परेचर, रनवे, ये सारा चीज़ परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के इंजन पावर और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इंजन पावर टेक्निकली ख़राब हो सकता है, इंजन पावर बर्ड हिट के वजह से भी जा सकता है और एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन पायलट के हाथ में होता है। क्या एक प्रॉब्लम था या मल्टीपल प्रॉब्लम था, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपको एक तो ये नई खबर बता दें कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद गए हैं। उन्होंने घायलों से भेंट की है और थोड़ी देर में वो प्रेस को भी संबोधित करने वाले हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि इस दुखद घटना को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और वो उन सभी लोगों से लगातार बात कर रहे हैं जो अहमदाबाद में मौजूद हैं और इस घटना के बाद रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में हैं इस समय और उन्होंने वहां घायलों और मृतकों के परिवारों से मुलाकात की है। अभी आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के
कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं
कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत तोरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भारत के गृह मंत्री ने भी अभी कही। एक तो जो बात हम आपको पहले बता रहे थे कि इस विमान में लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन मौजूद था और जब ये विमान क्रैश हुआ तो इतने सारे ईंधन के साथ इसमें ज़बरदस्त प्रकार से आग लगी और आसपास उस आग की वजह से तापमान इतना बढ़ गया कि किसी को भी बचाने के लिए कोशिश भी अगर कोई करे तो वहाँ जा नहीं सकता था। और ये हो सकता है, ये एक बड़ी संभावना है कि बहुत सारे लोग जब ये विमान गिरा होगा तब हो सकता है उस समय बच भी गए हों, चोट से तो बच गए होंगे, लेकिन उसके आसपास जो आग लगी, जो तापमान इतना बढ़ गया, जो ये धमाका हुआ, उसकी वजह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जल गए होंगे। ये एक बड़ी संभावना इसमें नजर आती है, यानी बचने का जरा भी मौका मिला ही नहीं होगा। दूसरी खास बात यहां यह है कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य है और ये दुर्घटना गुजरात में हुई है। इस दुर्घटना में गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री की भी मृत्यु हुई है और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो लगातार संपर्क में थी। जो बचाव कार्य वहाँ पर किए गए हैं वो भी तुरंत किए गए हैं और अमित शाह इस समय अहमदाबाद में हैं, वो मिल रहे हैं उन लोगों से जो कि इसमें घायल हुए देखिए, और जो मृतक हैं उनके परिवारों से भी वो जाकर मिले हैं। हम कितनी आसानी से मान लेते हैं कि हम कल का सूरज जरूर देखेंगे। इस विमान में सवार लोग अपने परिवार से यही कहकर गए थे कि लंदन से लौटकर मिलते हैं। कुछ लोगों ने सोचा होगा वापस लौटकर अधूरे काम पूरे करेंगे। न मिलने की शिकायत करने वाले किसी दोस्त से ये कहकर गए होंगे कि इस बार वापस आने के बाद पक्का मिलेंगे। छुट्टियों पर जा रहे छात्रों ने ये सोचा होगा कि बाकी बचा होमवर्क और प्रोजेक्ट वापस आने के बाद पूरा कर लेंगे। आज ये हादसा मन में गहरा सवाल छोड़ता है। कितने भरोसे के साथ हम अगले दिन, अगले हफ्ते और अगले महीने की प्लानिंग कर लेते हैं, अगले महीने का शेड्यूल बना लेते हैं। लोगों से यह वादा कर देते हैं कि हम उस दिन ज़रूर आएंगे, हम उस दिन ज़रूर मिलेंगे। हम हर रोज़ सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं और सोचते हैं कि कल भी यही होगा। लेकिन सच ये है कि हर पल, हर सांस एक अनमोल तोहफा है और कोई नहीं जानता कि अगली सांस और अगला पल आएगा भी या नहीं। यह हादसा हम सभी को फिर से एक बार ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी अनिश्चित है और इस अनिश्चितता में सिर्फ एक ही सच है और वो ये है कि हमारे पास सिर्फ आज है। इसलिए अपने सपनों को टालें नहीं। जो काम आप करना चाहते हैं उसे कल पर मत छोड़िए। अगर किसी से सॉरी कहना चाहते हैं तो उसे आज ही कह दीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं। आज इस दुर्घटना से ये सीख मिलती है। और हम जैसे जो लोग स्टूडियो से बैठकर आपको ये सारे समाचार देते हैं, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जब हम इस प्रकार की घटनाओं को आप तक लाते हैं, क्योंकि हमें खुद बहुत दर्द होता है, व्यथा होती है। और सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि एक माँ जो अपने बेटे के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही है, क्या उस माँ का दर्द हम आप तक पहुँचा सकते हैं? एक बच्चा जो अपने पिता के लौटने का इंतज़ार कर रहा है, एक बेटा या एक बेटी जो उस छोर पर लंदन में
ये सोचकर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है कि उसके माता पिता आज अहमदाबाद से इस फ्लाइट में चलेंगे और कुछ घंटों के बाद लंदन में उसके कॉलेज में उसके साथ होंगे, उसके स्कूल में उसके साथ होंगे। उन बच्चों के आंखों में जो डर है, क्या वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे? क्या ये सारा दर्द हम आप तक पहुंचा पाएंगे? यह हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। 3 मिनट का ब्रेक हम आपको दे रहे हैं। आप थोड़ा सेटल हो जाइए, आराम कर लीजिए और फिर दोबारा इस ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब जल्दी से आखिर में आपको ये बताते हैं कि अगर हम सेफ्टी रिकॉर्ड देखें अलग अलग देशों का, क्योंकि बहुत सारे पश्चिमी देश आज भारत के बारे में भी बात करेंगे कि भारत में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, तो ज़रा देखिए कि सेफ्टी रिकॉर्ड किस देश का कैसा है। वर्ष 1945 से लेकर 2022 के बीच सबसे ज़्यादा विमान हादसे हुए हैं अमेरिका में, जिनकी संख्या है 864। इसके बाद रशिया में 539, कनाडा में 191, ब्राज़ील में 190, ब्रिटेन में 110, जबकि हमारे देश भारत में इन 77 वर्षों में 95 विमान हादसे हुए हैं। इसलिए ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भारत को बदनाम करना सही नहीं होगा। और एक बात और, जब रतन टाटा जीवित थे तब वर्ष 2021 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को भारत सरकार से खरीदा था और उस समय एयर इंडिया की घर वापसी हुई थी
क्योंकि एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप के पास ही था। इसलिए आज अगर रतन टाटा की आत्मा ऊपर से इस हादसे को देख रही होगी तो उन्हें बड़ी तकलीफ हुई होगी। पिछले 4 वर्षों में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का काफ़ी विस्तार किया है। उन्होंने इसी कंपनी बोइंग से नए विमान खरीदने का सौदा किया। कई नए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट्स पर एयर इंडिया ने अपनी सेवाएं शुरू की और इससे एयर इंडिया का मार्केट शेयर भी बढ़ा है। लेकिन अब इस घटना से उनकी चुनौतियां बहुत बढ़ जाएंगी। टाटा ग्रुप ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले हर यात्री के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। घायलों के इलाज का पूरा खर्च और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण का पूरा खर्च भी अब टाटा ग्रुप उठाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी एयर इंडिया को आज बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और जैसा हमने आपको कहा, सवाल 2 ही लोगों से बनते हैं। एक है बोइंग जिसने इस विमान का निर्माण किया था और दूसरा है एयर इंडिया जो इस विमान का संचालन कर रहा था, जो इस विमान की मेंटेनेंस कर रहा था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना आधुनिक विमान वो इस प्रकार से क्रैश हो जाए। और ऐसा लगता है कि पहली नज़र में कि ये विमान से पहले उड़ान से पहले कहीं ना कहीं किसी से कोई ना कोई चूक ज़रूर हुई है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और घर से निकलकर वापस घर लौटना भगवान का ऐसा आशीर्वाद है जिसे लोग कभी आंकते ही नहीं। नमस्कार।